हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं यशवंत पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड बर्ड क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन हिस्ट्री, एशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हमारी क्लासें चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज हम गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त काल को कवर करने वाले हैं। इसमें संपूर्ण गुप्त काल कवर कर लिया जाएगा, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, एमपीए, सीटेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। तो यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश से पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त काल, यानी गुप्त काल की बात करें तो ये एक मौर्य साम्राज्य के बाद में एक विस्तृत साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य, जिसका काफी भारत में काफी विस्तार हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 30वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान पर इसका उदय हुआ था। गुप्त साम्राज्य ये देख रखा है, गुप्त साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर विस्तृत रूप से फैला हुआ था। इस प्रकार गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी पूर्व शासन किया था। ईस्वी में शासन किया था। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। गुप्त वंश का संस्थापक इसको माना जाता है श्री गुप्त, जिसने 240 से 280 ईसा पूर्व शासन किया था। श्री गुप्त के पास उसका जो उत्तराधिकारी था, श्री गुप्त के बाद घटोत्कच 280 320 ईस्वी शासक हुआ। ये इतना महान शासक नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन बस नहीं पूछे जाते हैं। श्री गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। लेकिन इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो समुद्रगुप्त के समय में हुआ। तो देखिए, आगे देखते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। ध्यान रखना है, तीसरा सम्राट। ये कितने थे? तीसरे शासक थे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। 319 से 322 ईस्वी के लगभग इसका सुशासन काल बताया जाता है। गद्दी 319 में, 20 में, कुछ ऐसा ही बताया जाता है। कई कई किताबों को मिलता है। तो इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद में रखना कि इनकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने महाराजा धिराज की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि क्या थी? महाराजा धिराज। देखिए, इनके चंद्रगुप्त प्रथम है। इनके सोने के सिक्के पर चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी पत्नी कुमार देवी की छवि देखने को मिलती है। इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के चित्र अंकित थे। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ध्यान रखना, जब ये गद्दी पर बैठे, जब शासन करना प्रारंभ किया था, तब से गुप्त वंश की शुरुआत मानी जाती है। और गुप्त वंश का जो संवत है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी पूर्व चलाया था। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जब चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, जब इन्होंने शासन संभाला था, यानी ये गद्दी पर बैठे थे, उस समय गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त के बाद में महानतम जो शासक था वो कौन था? समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के इसने 9 शासकों को हराया और दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश 335 से 455 ईसा पूर्व तक का ये साम्राज्य, इसमें सोने के सिक्के वगैरह जो दिए गए हैं, सब कुछ बताया गया है। यहाँ पर समुद्रगुप्त को बैठा है, दिखाया गया है, जो बीड़ा बजा रहे हैं। उनके सिक्कों पर भी बीड़ा वादन करते हुए उनके चित्र अंकित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त की रुचि संगीत में भी थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने इलाहाबाद प्रस्थि की लेखक की रचना की थी। तो इलाहाबाद प्रस्थि लेखक के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? हरिसेन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद प्रस्थि का लेखक रचना करने वाला कौन था? हरिसेन था, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था।
आगे देखिए, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त विष्णु भगवान के उपासक थे, यानी विष्णु के उपासक माने जाते हैं। किसके उपासक थे? विष्णु की उपासना करते थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसके बीड़ा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया जा सकता है, क्योंकि समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों पर उसको बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है, जिससे उसके संगीत के प्रति रुचि का अनुमान लगाया जा सकता है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई थी और ये कवियों का आदर करता था, उनको अपने दरबार में स्थान देता था। आगे देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त हुआ, जो कि द्वितीय है, यानी जिसको कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। 380 ईस्वी में इन्होंने शासन संभाला, ये महानतम शासक हुए थे गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध विद्वान यात्री फायान भारत आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से अधिकांशतः कि चीनी बौद्ध यात्री फायान किसके समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, इसीलिए इसे शकारी भी कहा जाता है, शकों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय का स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? कुमारगुप्त माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट है ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। मोस्ट है ये, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और रिपीट होता रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। आगे देखिए, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी शासक हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण जो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त के द्वारा, तो उसने स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। दोबारा से इसका निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा, जो कि कहाँ पर स्थित है? गिरनार पर्वत पर स्थित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था या पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। सौराष्ट्र का गवर्नर किसने बनाया था? पर्णदत्त को स्कंदगुप्त ने बनाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू हो गया था। यानी गुप्त काल में हुड़ों के आक्रमण किसके समय प्रारंभ हुए थे? स्कंदगुप्त के समय प्रारंभ हुए थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। अब देखिए, गुप्तकालीन समाज एवं प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वो कौन सी थी? तो देश। कौन सी मानी जाती थी? देश मानी जाती थी। ध्यान में रखना, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन सी थी? देश। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका क्रम भी पूछा जाता है। जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, देश का शासक क्या कहा जाता? गोनपा कहा जाता था, या जिसे गोपा भी कहा जाता। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति, दूसरी इकाई प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी, जिसके शासक को उपरेक कहा जाता था। यहाँ सबसे बड़ी इकाई देश, उसके बाद में भुक्ति, भुक्ति का शासक उपरेक और देश का शासक गोपना या गोपा कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मोस्ट कर लेना इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, भुक्ति के नीचे देश, भुक्ति के नीचे विषय नामक एक प्रशासनिक व्यवस्था इकाई थी, जिसके
प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। ये भी मोस्ट है, ये क्रम पूछा जाता है, इसीलिए इनको ध्यान रखना। देश, भुक्ति, भुक्ति से नीचे विषय, और विषय का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य जो अधिकारी होता था उसको दंड पार्षविक कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं ये, सभी इंपोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का जो साधारण कर्मचारी था उसको किस नाम से जाना जाता था गुप्त काल में? चाट एवं भाट के नाम से जाना जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम, यही कहीं भी देख लीजिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसको माना गया था गुप्त काल में? ग्राम को माना गया था। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। किसके द्वारा देखा जाता था? ग्राम सभा। नहीं, गांव में भी क्या होती थी? ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अन्य सदस्य 77 कहलाते थे। अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? 77। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की सबसे जो छोटी इकाई थी उसको किस नाम से जाना जाता था? पेट जाना जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होता है कि गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना था? 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। यानी गुप्त काल में भू राजस्व की जो देन थी या लगान थी वो कितनी ली जाती थी? 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। आर्थिक विविधता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, यानी भूमि को भी कई भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पर 5 प्रकार बांटे गए हैं। भूमि के कितने प्रकार बांटे गए हैं? 5 प्रकारों को बताया गया है गुप्त काल में। सबसे पहले क्षेत्र आता है, जो कृषि करने योग्य भूमि होती थी। और वास्तु, दूसरा वास्तु, बास करने योग्य भूमि। एक क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि को कहा जाता था। वास्तु, बास करने वाली भूमि को। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि को। सिल, ये भी ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको गुप्त काल में क्या कहा जाता था? सिल कहा जाता था। अपहृत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपराध कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूमि को 5 भागों में बांटा गया था गुप्त काल में। कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रैट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी का प्रधान होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी एक व्यापारियों का समूह होता था। आगे देखिए, गुप्त काल में उजाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा माना जाता था? उजाला माना गया था। मोस्ट है ये, ध्यान में रखना। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। ध्यान रखना, स्वर्ण मुद्राओं गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। और इसीलिए गुप्त काल को सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने के कारण स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सबसे पहला वर्णन किस मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। कौन सी जाति के? सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। यहाँ पर देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आया है। पहली बार किसी ने सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है। यानी भारत में सबसे पहला सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो एरड़ का हाथी उपाभिलेख है उसमें सती होने का प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी का जो प्राप्त है। यहाँ पर इसका चित्र दिया हुआ है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसका पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। तो भोजराज नामक व्यक्ति था, उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है उसके साथ में। कौन से अभिलेख में? एरर अभिलेख, जो कि कब का है? 510 ईस्वी का है। आगे देखिए, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणका। ये इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को
किस नाम से जाना जाता था? तो उनको गढ़का कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी, वृद्ध वेश्याएँ होती थी उनको क्या कहा जाता था? कुट्टनी कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकांशतः गढ़का से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? गढ़का। लेकिन यहाँ से भी पूछा जा सकता है वृद्ध वेश्याओं को किस नाम से जाना जाता था? कटनी कहा जाता था। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। आगे देखिए, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थी। यानी सर्वाधिक जो गुप्त काल है उसमें किस धर्म का विकास हुआ था? वैष्णव धर्म, यानी भगवान विष्णु के धर्म से संबंधित थे। उन्होंने इसे राज धर्म बनाया। तो गुप्त काल का जो राज धर्म था उसको किसको माना गया था? वैष्णव धर्म को। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्तों का राज्य चिन्ह किसको माना गया था? भगवान विष्णु के जो वाहन थे गरुड़ को गुप्तों का राज्य चिन्ह माना गया था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है दशावतार मंदिर? बेतवा नदी के किनारे पर। आगे देखिए, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं वर्तमान में केवल 6 शेष बची हैं। अजंता में प्राप्त गुफाएं कितनी थी? बौद्ध गुफाएं 29 गुफाएं थी, जिनमें 6 शेष बची हैं। जिन गुफाओं की संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। जिनमें से 16वीं और 17वीं गुफा है वो किस काल में निर्मित हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र ध्यान में रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में मिलता है अजंता की? तो 16वीं गुफा में उसका उल्लेख किया गया है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। मोस्ट है चित्रशाला, गुफा संख्या 17। इस चित्रशाला में बुद्ध के जीवन, जन्म, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्रों को उकेरा गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अधिकांश शाखाएं किसकी? बौद्ध धर्म से संबंधित महायान शाखा थी। हीनान और महायान तो महायान से संबंधित बनी थी। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो कि ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास को माना जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। तो इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न जो शामिल होते हैं उनको हम ट्रिक के सहित आपको बताएंगे कौन कौन से शामिल थे उसमें। चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। धन्वंतरी, कालिदास, ये सभी किसके काल से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंधित है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा, जो कि किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया: मित्रदेह, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रसारण, अपरिच्छा कारित्व। ध्यान में रखना कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी। कुछ तबीयत हमारी खराब चल रही है सर्दी की वजह से। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत का नामक ग्रंथों की रचना की थी। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बरामीर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। तो इनको हम ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में की शोभा बढ़ाने वाले नवरत्न थे वो कौन कौन से थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न ट्रिक है, अमर काली भेष में वह धन कब लाएगा? तो अमर से बन जाता है अमर सिंह, काली से बनेगा कालिदास, बे से बेताल भट्ट, सा से शंकु, वा से बरामीर, हा से हरिसेन, धन से धन्वंतरी, का से कहनपानक, वा से बररुचि। तो ये इंपॉर्टेंट नवरत्न थे जो किससे संबंधित थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, जो इसकी शोभा को बढ़ाते थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये भी। पुराणों की जो वर्तमान रूप में रचना की गई थी वो किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा।
गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी, ये ध्यान में रखना है आपको। 2 बार दे दिया है, यहाँ पर टाइप कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि गुप्त काल की जो भाषा थी राजकीय भाषा, वो कौन सी मानी गई थी? प्राकृत भाषा को माना गया था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था या रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही की गई थी। यानी इन सभी स्मृतियों की जो रचना हुई थी वो किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। तो गुप्त काल को स्थापित कला का युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। अब देखिए गुप्तकालीन प्रसिद्ध जो मंदिर हैं वो कौन से? विष्णु मंदिर, जो कि तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। शिव मंदिर बुमरा नागौद मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है। ये गुप्तकालीन मंदिर हैं। पार्वती का नचना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। दशावतार मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर खो नागौद मध्य प्रदेश। भीतर गांव का शिव मंदिर, जो कि ईंटों का बना हुआ है, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में निर्मित है। यहाँ पर देख सकते गुप्तकालीन ईंटों का प्राचीन सबसे मंदिर भीतर गांव कानपुर, जो कि ईंटों से निर्मित किया गया है। ये गुप्त काल से संबंधित मंदिर है। अगर वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।